नमस्कार दोस्तों, 23 जून 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। थोड़ा लेट हो गया है बट रियली सॉरी फॉर दैट। बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। टॉयकाथॉन 2021। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी इंटरैक्ट करेंगे विद द पार्टिसिपेंट्स ऑफ टॉयकाथॉन 2021। कब पार्टिसिपेट करेंगे? 24 जून को सुबह 11 बजे वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसमें होगा कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, अपना भाषण देंगे और ये भाषण स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होगा जो कि टॉयकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं टॉयकाथॉन होता क्या है। तो दिस टॉयकाथॉन 2021 इज एन इंटर मिनिस्टीरियल इनिशिएटिव। बहुत सारी अलग अलग केंद्र सरकार की मिनिस्ट्रीज ने मिलकर इस इनिशिएटिव को लेके आए हैं। क्यों लेके आए हैं वो भी थोड़ी देर में बताता हूँ। ऑर्गेनाइज इसको किसने करवाया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इनोवेशन सेल ने ऑर्गेनाइज करवाया है। मदद मिली है AICTE की तरफ से, मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से। तो इतनी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है यहाँ पे इस टॉयकाथॉन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। हुआ क्या टॉयकाथॉन में? तो लगभग 1,20,000 पार्टिसिपेंट ने पूरे इंडिया से रजिस्टर करवाया इस टॉयकाथॉन में और 17,000 आइडियाज को यहाँ पे सबमिट किया गया। ठीक है। और ये जो 17,000 आइडियाज थे ये क्या थे? तो भाई टॉयकाथॉन 2021 में एक्चुअली में क्या बोला सरकार ने? सरकार ने देश के लोगों के सामने एक चैलेंज फेंका। सरकार ने बोला कि भाई आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारा चल रहा है, तो हमारे देश के जो यंग इनोवेटिव माइंड्स हैं वो नए नए टॉय और नए नए गेम्स बनाएं। और ये जो नए टॉयज हैं और ये जो नए गेम्स हैं वो भारतीय सिविलाइजेशन पे बेस्ड हो, हिस्ट्री पे बेस्ड हो, कल्चर पे बेस्ड हो, माइथोलॉजी एथोस पे बेस्ड हो। तो आज की डेट में कहीं ना कहीं जो हम लोग टॉयज को इस्तेमाल करते हैं, घरों में आपको टॉयज मिल जाते हैं, वो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, चाइनीज कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, क्योंकि हम खुद के तो बना नहीं रहे। तो यहाँ पे टॉयकाथॉन के अंदर नए टॉयज बनाने के चैलेंज की बात की यहाँ पे मोदी जी ने, और मोदी जी ने सबको बोला है कि आप एक काम करो, अपना एक यूनिक टॉय बनाओ। ओके। और वो टॉय कहीं ना कहीं भारत की हिस्ट्री या कल्चर या सिविलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। ओके। और यहाँ पे कुछ टॉयज को अप्रूवल मिलेगा, और जो भी टॉयज अप्रूवल मिलेगा, मान लो किसी ने बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म का टॉय बना दिया तो उसको भाई इनाम मिल सकता है 50 लाख रुपए तक का। तो बेसिकली जो टॉयकाथॉन था 2021, ये स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टार्टअप्स, टॉय एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कुछ पैसे जीतने का और देश की प्रोग्रेस में, खासकर देश के टॉय सेक्टर को आगे बढ़ाने का। अगर इंडिया के टॉय सेक्टर की बात की जाए तो $1.5 बिलियन का है इंडिया का टॉय सेक्टर। ठीक है, 7,500 करोड़ इंटू 1.5 कर दो, लगभग 11-12 हज़ार करोड़ का है हमारा टॉय सेक्टर। और ज़्यादातर ये जो टॉयज हैं हम इंपोर्ट करते हैं, इनमें इंडियन हेरिटेज, सिविलाइजेशन और वैल्यू सिस्टम्स नहीं दिखते हैं। तो अब नए टॉयज में इंडियन हेरिटेज, सिविलाइजेशन और वैल्यू सिस्टम्स को बताने की बात की जा रही है। ठीक है भाई। तो 17,000 आइडियाज सबमिट हुए थे। उन आइडियाज में से 1,567 आइडियाज को शॉर्टलिस्ट किया गया और इन फाइनल 1,567 आइडियाज में से बेस्ट आइडिया चुने जाएंगे अगले 3 दिनों में, 22 जून से लेकर 24 जून तक। एक्चुअली में आज 24 जून है, तो आज तक मोस्ट प्रॉब्ली, सॉरी आज 23 जून है, तो आज तक प्रॉब्ली इनको चुना गया होगा। ठीक है। तो 22, 23, 24 3 दिन में 1,500, मतलब 1,567 आइडियाज में से कुछ और यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग होगी। तो हमारे देश में टॉय की मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए टॉयकाथॉन को आप कह सकते हो करवाया गया। तो टॉयकाथॉन इज एक्चुअली अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ आवर गवर्नमेंट। कुल मिला के आप एक शब्द में, एक लाइन में ये बोल सकते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अपने मैसेजेस भेजिए, जो भी आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस होंगे। अगर मुझे लगा कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है तो वीडियो बना के टेकअप करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF और मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। साथ साथ इंस्टाग्राम पे तो आप फॉलो कर ही लोगे, ज्वाइन बटन दबा दीजिए और एक बार वेबसाइट चेक कर लीजिए करंट अफेयर्स के लिए। तो यही आर्टिकल्स थोड़ा और डिटेल्ड मैनर में, थोड़ा और एक्सप्लेनेटरी मैनर में आपको वेबसाइट पे भी अपलोडेड मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, CCI अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड। यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, आपको पता है कि हमारे देश में बियर बनाने में यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड का बहुत बड़ा हाथ है। ये जो यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड है, यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप है, कौन कौन सी इसके अंदर बियर्स आती हैं? तो देखिए, किंगफिशर ब्लू, किंगफिशर अल्ट्रा, ये सुना होगा आपने, फिर जिंगारो, कल्याणी ब्लैक लेबल, बुलेट, चार्जर। तो ये कुछ ऐसी ड्रिंक्स हैं जो कि यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप्स के अंदर आती हैं। वित्तल माल्या ने इस पर्टिकुलर यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप को बनाया था। तो अब ये जो यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड है, इसके कुछ स्टेक्स को यहाँ पे
खरीदा है हेनेकन इंटरनेशनल बीवी ने। तो जो हेनेकन इंटरनेशनल बीवी है, HIBV जिसको बोल रहे हो, इसने यहाँ पे कुछ शेयर्स खरीदते हैं यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड के। और ये शेयर खरीदे गए जब, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, देखिए एक्विजिशन से रिलेटेड चीज़ों को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देख सकता है कि एक्विजिशन कहीं इस प्रकार से तो नहीं हो रहा है कि मार्केट में मोनोपोलाइजेशन किया जा रहा हो या फिर कोई रॉन्गफुल प्रैक्टिस हो रही हो। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इसको खंगाला एंड अंडर सेक्शन 31 क्लॉज 1 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड के कुछ प्रतिशत शेयर्स हेनेकन इंटरनेशनल बीवी के पास जाने के लिए। तो अब ये जो प्रपोज ट्रांजैक्शंस है, इसमें ये है कि भाई 16.4% यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड का किसके पास जाएगा, HIBV के पास जाएगा। HIBV के बारे में बता दूं, ये इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है। HIBV सीधे सीधे धंधे में इन्वॉल्व नहीं होती है, ये बस दूसरों कंपनीज के शेयर्स को खरीदती है। अगर आप एक्चुअली में हेनेकन ग्रुप की बात करोगे, वैसे ये जो हेनेकन इंटरनेशनल जो बीवी है, ये बेसिकली एक अलग कंट्री है, एक हेनेकन ग्रुप भी है। और हेनेकन ग्रुप एक इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। आप समझिए हेनेकन ग्रुप के अंदर बहुत सारी अलग अलग कंपनियां आती हैं और ये बहुत सारी अलग अलग कंपनी प्रोडक्शन करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग करती हैं बियर की, नॉन अल्कोहलिक बियर की, साइडर बेस्ड बेवरेजेस की। इसी हेनेकन ग्रुप के अंदर एक और कंपनी है हेनेकन इंटरनेशनल बीवी। ये कोई शराब को बनाने का या बियर को बनाने का बिजनेस नहीं करती है, ये बस दूसरे कंट्रीज में जो बियर के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है कुछ बड़ा बनने का, उनको एक्वायर करती है। अगर आप यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड की बात करेंगे तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 1956। अब आप बोलोगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो होती है जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है। तो भाई जनरल पब्लिक और बाकी लोग भी जाके उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। तो ये जो UBL है, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, इसके जो शेयर्स हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिमिटेड है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया पे लिमिटेड है। तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कंपनीज एक्ट 1956, और इसके अब 16.4% शेयर हेनेकन इंटरनेशनल बीवी के पास चले गए हैं। ओके, एंड दिस एक्विजिशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 31 क्लॉज 1 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अब बात करते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की। स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को इंप्लीमेंट करना इसका काम है, मार्च 2009 में बनाई गई थी। इससे पहले जो एक्ट था वो था मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। तो राघवन कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर ये MRTP एक्ट को रिपील कर दिया गया। बाद में आया कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 और इस कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंदर 2009 में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया आया। काम क्या है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया? तो मार्केट में, बिजनेसेस में कॉम्पिटिशन को प्रमोट करना, उसको सस्टेन करना, फ्रीडम ऑफ ट्रेड हमारे मार्केट्स में बना रहे इस बात को इंश्योर करना, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करना, ये सब काम है आपका कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो ये क्या करता है? इट गिव्स ओपिनियन ऑन कॉम्पिटिशन इश्यूज ऑन अ रेफरेंस रिसीव्ड फ्रॉम अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी establish any law and to undertake competition advocacy, create public awareness and impart training on competition issues। मतलब कि healthy competition लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये काम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो एक्विजिशन के थ्रू या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के थ्रू कोई मार्केट को मोनोपोलाइज तो नहीं कर रहा है, कोई गलत तरीके से फायदा तो नहीं उठा रहा है, दूसरी कंपनियों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, ये सब देखना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं वलसड रोड ओवरब्रिज। देखिए ये कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं, छोटी सी न्यूज़ है। इंडियन रेलवे का PSU है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, DFCCIL। अब इसने डिसमेंटल किया फिर रिकंस्ट्रक्ट किया वलसड रोड ओवरब्रिज को। देखिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जो रेलवे लाइंस है, इन रेलवे लाइंस को कहीं ना कहीं रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा था। अभी इन रेलवे लाइंस के रिकंस्ट्रक्ट करने के चक्कर में वलसड रोड ओवर ब्रिज को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे। देखिए वलसड रोड ओवर ब्रिज वाला ये जो इलाका है आपका, मुंबई दिल्ली हाईवे पे ये पड़ता है। आप देखोगे कि ये बहुत, कह सकते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है इस पे। अब एक ऐसी जगह पे जहाँ पे नीचे से रेल की पटरी जा रही है और ऊपर से रोड का ब्रिज जा रहा हो, तो या तो रेल की पटरी बनेगी या रोड का ब्रिज बनेगा। अगर आप दोनों काम साइमल्टेनियसली बंद कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रेल की पटरी तो वहाँ पहले ही बन रही है एज अ पार्ट ऑफ DFC, मतलब कि एज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, WDFC।
अभी उस केस में वलसड रोड ओवरब्रिज को बनवाना था, और वलसड रोड ओवरब्रिज नहीं बना तो कहीं ना कहीं जो रोड ट्रैफिक है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो 20 दिन की परमिशन ली गई, और यहाँ पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक मिशन मोड में ये पूरा का पूरा वलसड रोड ओवरब्रिज जबरदस्त तरीके से बना दिया गया है। तो बस यही न्यूज़ है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। रेलवेज के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के दो हिस्से हैं, एक है आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक है आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यहाँ पे जो वलसड रोड ओवरब्रिज है ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में था। क्या होते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर? इट इज़ अ हाई स्पीड एंड हाई कैपेसिटी रेलवे कॉरिडोर, जिससे फ्रेट को बहुत तेजी से और बाकी गुड्स और कमोडिटीज को बहुत तेजी से एक जगह से लेके दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके। ओके, अगर देखें तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को पैसा कौन प्रोवाइड कर रहा है, फंडिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कर रहा है। और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को फंडिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी JICA प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या कोई यहाँ पे धर्मदान का काम कर रहे हैं ये वर्ल्ड बैंक और जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी? नहीं। लॉन्ग टर्म के इनके लोन्स होते हैं, डेफिनेटली इनके लोन्स में जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट कम होता है, बट चूंकि जब ये फ्रेट कॉरिडोर्स बन जाएंगे तो इनके ऊपर बहुत तरीके के टोल लगना, जब ट्रेन मूव करेंगी उसके थ्रू जो पैसा आएगा उससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट जाएगा वर्ल्ड बैंक के पास वापस और जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के पास वापस। बट अभी जो कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक और JICA से आया। तो इतना याद रखिएगा कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को फंडिंग वर्ल्ड बैंक दे रहा है और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को फंडिंग जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी दे रही है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंफ्रास्ट्रक्चर में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं UN एनुअल रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। एक नई UN रिपोर्ट निकल के आई है जिसने बोला कि 2020 में 26,425 ग्रेव वायलेशंस हुए हैं बच्चों के अगेंस्ट, और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट। आपको सबसे पहले तो ये याद रहना चाहिए कि जो चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट है ये एनुअली निकलती है। निकालता कौन है? तो यूनाइटेड नेशंस निकालता है। तो 2020 में पहले ही 23,946 केसेस पकड़े गए थे ग्रेव वायलेशंस के अगेंस्ट चिल्ड्रन, और लगभग 2,479 एडिशनल केसेस को पकड़ा गया है। तो कुल मिला के 26,425 ग्रेव वायलेशन के केसेस आए हैं। अभी ग्रेव वायलेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे ग्रेव वायलेशन का मतलब ये है कि भाई किल किया गया है और मेम किया गया, मतलब या तो मार दिया या हाथ पांव काट दिए लगभग 8,422 चिल्ड्रन के। फिर 8,521 चिल्ड्रन का रिक्रूटमेंट किया। ये रिक्रूटमेंट किस लिए किया? तो उनके हाथ में बंदूकें चलवा देना, उनसे बोलना कि जाके यहाँ पे गोलियां चलाओ, उनको टेररिस्ट बनाना, तो इस प्रकार का रिक्रूटमेंट। और 4,156 बच्चों को ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस नहीं मिला है, मतलब 4,156 बच्चे कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और उनको किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट या NGO या सिविल सोसाइटी का एक्सेस नहीं है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंटरनेशनली, अच्छा ये किस रीजन की बात हो रही? पूरी दुनिया की ही बात हो रही है ये। बट ऑब्वियस सी बात है, अफ्रीका जैसे देश जहाँ पे इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा है, ट्राइबल एथनिसिटी के आधार पर लड़ाई बहुत ज़्यादा है, यमन जैसे देश जहाँ पे सिविल वॉर टाइप का चल रहा है लंबे समय से, सीरिया जैसे देश, वहाँ पे इस प्रकार से बच्चों के अगेंस्ट ये जो ग्रेव वायलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रहा है, आर्म्ड क्लैशेस हो रहे हैं, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को माना नहीं जा रहा है, उसके चलते बच्चों की प्रोटेक्शन को लेके काफ़ी नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। और ये सब साहेल रीजन और लेक चार्ड रीजन जो है अफ्रीका के, वहाँ पे स्पेसिफिकली देखने को मिल रहा है। इस प्रकार के वॉयलेशंस अफगानिस्तान में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, सीरिया में, सोमालिया में, येमेन में भी देखने को मिले हैं। ये तो मैंने अभी आपको बताया, येमेन और सीरिया का एग्जाम्पल। आप इसमें देखोगे कि बच्चों के अगेंस्ट वेरीफाइड केसेस ऑफ एब्डक्शन एंड सेक्सुअल वायलेंस 90% बढ़े हैं। एब्डक्शन मतलब कि उनको अगवा करने का वायलेंस 90% बढ़ा है और सेक्सुअल वायलेंस 70% बढ़ा है। सोचिए, और ये बॉयज और गर्ल्स को अलग तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। बॉयज को यहाँ पे वॉयलेट किया जा रहा है, उनको रिक्रूट किया जा रहा है और गोलियां वगैरह चलाने के लिए एज अ टेररिस्ट उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और 98% सेक्सुअल वायलेंस के केसेस लड़कियों के अगेंस्ट हो रहे हैं। और ये ऐसी जगह पे बेचारे बच्चे फंस गए हैं जहाँ पे इनको ज़्यादा कोई बचाने वाला भी नहीं है। और ये जो सेक्सुअल वायलेंस के केसेस होते हैं ना, इनको ज़्यादा रिपोर्ट भी नहीं किया जाता है, क्योंकि जिन जगहों पे ये केसेस हो रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी सोसाइटी बहुत बैकवर्ड है। अब किसी डेवलप्ड कंट्री में तो इस प्रकार का काम होगा ही नहीं, किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री में, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में इस प्रकार का काम होगा। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इनको आप लीस्ट कैटेगरी में ही रखोगे। और लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी वाली इन कंट्रीज में स्टिग्मेटाइजेशन के चलते, कल्चरल नॉर्म्स के चलते, सर्विसेज सेफ्टी कंसर्न्स भी वहाँ पे
है नहीं, तो उसके चलते यहाँ पे बच्चों का शोषण होता है और ज़्यादा कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज कर नहीं पाती हैं। और कोविड-19 के इम्पैक्ट के चलते तो यहाँ पे बच्चों की वल्नरेबिलिटीज और ज़्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है, तो पहले जो थोड़ा बहुत स्कूल वगैरह जा रहे थे, जो थोड़ा बहुत एक्सेस हो रहा था, उसमें भी लॉकडाउन लग गया, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सर्विसेज बंद हो गई हैं। तो पहले वैसे ही ग्रेव वायलेशंस थे बच्चों के अगेंस्ट, कोविड-19 के बाद हालात और ज़्यादा खराब हो गए हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है आसाम साइंस एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सर्वे ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट स्वामित्व। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये स्वामित्व स्कीम क्या है। मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखी है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया स्कीम। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट्स का, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स का और सर्वे ऑफ इंडिया का। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज डिपार्टमेंट स्टेट के, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स और सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब मिलके स्वामित्व नाम की स्कीम चलाते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, वैसे तो देखिए इसको पायलट बेसिस पे 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया। क्यों 24 अप्रैल? क्योंकि इसको नेशनल पंचायती राज डे कहा जाता है। तो यहाँ पे किया क्या जाएगा इस स्वामित्व स्कीम में, तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड ओनर्स। भाई गांव में जिसके पास भी अपनी खुद की जमीन है, अपना खुद का घर है, तो ये घर उनका है, इसका उनको एक रिकॉर्ड दिया जाएगा और इसके लिए पहले उस पर्टिकुलर जगह का मुआयना किया जाएगा। समझ गए? तो वो विलेजेस जहाँ पे लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, उसमें कोई लैंड, कोई घर जो कि एक विलेजर को लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी है, इस बात को पहले वेरीफाई किया जाएगा स्वामित्व स्कीम के अंदर, और उसके बाद एक पर्टिकुलर कागज या एक पर्टिकुलर डिजिटल सिग्नेचर देख के ऑफिशियली ये बात बोली जाएगी कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ये पर्टिकुलर इलाका आपको बिलोंग करता है। चूंकि हमने देखा है कि गांव में कानूनगोज का गलत प्रकार से इस्तेमाल करके गरीबों की जमीन छीन ली जाती है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगी एक बार स्वामित्व स्कीम पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए। तो यहाँ पे रूरल इनहेबिटेड एरियाज को ड्रोन टेक्नोलॉजी और कोर्स कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटेड रेफरेंस स्टेशन टेक्नोलॉजी से मैप किया जाता है। ये मैपिंग की एक्सरसाइज 2020 से लेके 2024 तक चलेगी और इस मैपिंग एक्सरसाइज के बेसिस पे सबको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स दिए जाएंगे। और एक बार ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मिल गया, मतलब कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में लिखा है कि इस पर्टिकुलर नाम पर्सन के नाम पे ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, मतलब वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, फिर कोई भी उसकी प्रॉपर्टी को हथिया नहीं सकता। क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मेंटेन हो जाएगा तो सरकार से और जुडिशरी से वो पर्टिकुलर पर्सन गुहार लगा सकता है, तो फिर पेपर को फर्ज करना, ये सब चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तो इसी पर्टिकुलर स्वामित्व स्कीम को आसाम की सरकार में इंप्लीमेंट करने के लिए आसाम की सरकार ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, ताकि रूरल इलाकों में आसाम में तेजी से ये इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सिस्टम चलाया जा सके और वहां पर रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स बेचे जा सके। तो ये जो सर्वे ऑफ इंडिया है ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्टनर है। ओवरऑल जियोलॉजिकल लैंड प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना, उसको सेग्रीगेट करना, उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाना, इसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, और एक बार ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो गई, आपको रिकॉर्ड ऑफ राइट मिल गया, तो उस रिकॉर्ड ऑफ राइट के बेसिस पे आप किसी बैंक में जाके अपने लिए लोन भी ले सकते हैं। क्योंकि होता है ना, जब आप लोन लेने जाते हैं तो लोन वाला बोलता है कि कुछ तो गिरवी रखो, तो अब यहाँ पे गिरवी रखने के लिए आपके पास ये रिकॉर्ड ऑफ राइट होगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीबॉडीज अगेंस्ट निपाह वायरस। देखिए, क्रॉस सेक्शनल सर्वे कराया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा, ये देखने के लिए कि किस हद तक निपाह वायरस प्रेजेंट है इंडिया में बैट्स में। ओके, तो अभी क्या है कि महाबलेश्वर से कुछ बैट स्पेशीज को उठाया गया और जब उनको चेक किया गया तो पता चला कि उन बैट्स स्पेशीज के अंदर निपाह वायरस की एंटीबॉडीज हैं। तो अगर किसी स्पेशी के अंदर निपाह वायरस की एंटीबॉडीज हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर स्पेशी को निपाह वायरस ने पहले अफेक्ट किया होगा। अगर आप बात करो निपाह वायरस की, तो WHO ने दुनिया की जो टॉप 10 प्रायोरिटी लिस्ट पैथोजेंस की लिस्ट तैयार की है ना, उसमें निपाह वायरा भी को भी जगह मिली। तो टॉप 10 प्रायोरिटी लिस्ट पैथोजेंस में निपाह वायरा भी एग्जिस्टेंट है। मतलब कि हमको सिर्फ कोरोना वायरस से खतरा नहीं है, निपाह वायरस से भी खतरा है। बट ऐसा नहीं कि निपाह वायरस कोरोना वायरस इतना बवाल मचा देगा, उतना ज्यादा इन्फेक्टिव नहीं है। बट निपाह वायरस का केस फर्टिलिटी रेशियो बहुत ज्यादा है। अब तक 4 बार इंडिया में निपाह वायरस का आउटब्रेक हुआ है और देखा गया कि इसका जो केस फर्टिलिटी रेशियो है वो 65 से 100% है। मतलब निपाह वायरस ने तुमको पकड़ लिया तो 65 से 100% चांसेस है कि आप निपट जाएंगे, मतलब कि आप जिंदा नहीं बचेंगे। पहला निपाह वायरस का इन्फेक्शन देखा गया था सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में 2001 में, उसके बाद नादिया डिस्ट्रिक्ट में देखा गया वेस्ट बंगाल में 2007 में, फिर तीसरा आउटब्रेक कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में देखा गया केरला में। तो कहीं ना कहीं इंडिया में निपाह वायरस के केसेस पहले देखे गए और सिर्फ इंडिया में नहीं, ये जो साउथ ईस्ट
एशियन कंट्रीज है ना, जहां पे आप ये कह सकते हो एशियान की जो कंट्रीज है, वहां पे भी निपा वायरस के केसेस देखे गए। अब आप देखिए यहाँ पे, इसमें से एक पेटेरोपस मीडियस बैट्स हैं। ये जो पेटेरोपस मीडियस बैट्स हैं, ये लार्ज फ्रूट ईटिंग बैट्स होते हैं। दे आर इंक्रीमिनेटेड रिजर्वॉयर ऑफ निपा वायरस, मतलब इनके अंदर निपा वायरस का आरएनए मिला है, राइबोन्यूक्लिक एसिड मिले हैं और एंटीबॉडीज मिले हैं। ओके, और ये जो बैट है ना, इन बैट्स की यूरिन में, इन बैट्स के फेसेस में, एक्सक्रीटरी आउटपुट में, सलाइवा में और बर्दिंग फ्लूइड्स में भी ये निपा वायरस की एंटीबॉडीज पाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बैट्स हैं महाराष्ट्र वाले, जिनका नाम है, साइंटिफिक नाम है रॉयसेटस लेस्चेनोल्टी एंड पिपिस्ट्रेलस बैट्स, देखिए इसको मत रटिए, बस इतना याद रखिए कि निपा वायरस के एंटीबॉडीज और आरएनए महाराष्ट्र के 2 बैट स्पेशीज से मिले हैं। ओके, एंड दैट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर इंडिया। हालांकि ये कोई नई न्यूज नहीं है, पहले भी निपा वायरस के आउटब्रेक आ चुके हैं इंडिया के अंदर, बहुत लंबे समय से हो सकता है कि इंडिया के बैट्स के अंदर ये निपा वायरस प्रेजेंट हो, तो एकदम से पैनिक करने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए तो क्या निपा वायरस के लिए हम लोग तैयार हैं अगर कोई मेजर स्केल पे निपा वायरस का आउटब्रेक आ जाता है? देखिए, अभी भी कोई भी वैक्सीन ना ह्यूमंस के लिए और ना ही एनिमल्स के लिए प्रेजेंट है व्हेन इट कम्स टू निपा वायरस। तो भाई अगर निपा वायरस हो गया तो आपकी इम्यूनिटी आपको बचाएगी, इंटेंसिव सपोर्ट केयर दिया जाता है, हॉस्पिटल में आपको एडमिट कर लिया जाएगा, हर तरीके की आपको मेडिकल अटेंशन दिया जाएगा, बट कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है जो कि निपा वायरस को क्योर कर सके। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, आसाम गेट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट जीएम रबर सैपलिंग। देखिए, पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर की सैपलिंग प्लांट की गई है रबर बोर्ड के सारूतरी रिसर्च फार्म में, जो कि गुवाहाटी आसाम के आउटस्कर्ट्स में है। इसको डेवलप किया गया रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अंडर द रबर बोर्ड। बहुत लंबे समय से बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में रबर को लेकर रिसर्च चल रही थी, फाइनली ये रिसर्च सक्सेसफुल हुई है और ये जो जीएम रबर सैपलिंग है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जेनेटिकली मॉडिफाइड किस प्रकार से किया गया है? तो नॉर्थ ईस्ट में जो ठंडी के महीने होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो ऐसे ठंड में क्लाइमेटिक कंडीशंस को झेल सके ये नई जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर सैपलिंग्स। अभी इसको ठंडी झेलने के लिए क्या किया गया है? तो एक जीन होता है MN सॉड, मैंगनीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। तो ये जो मैंगनीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है, जीन MN सोड है, इसको इंसर्ट किया गया है जीएम रबर के अंदर और फिर एक नए प्रकार का जीएम रबर प्लांट यहाँ पे बनाया गया है और उसी प्लांट की सैपलिंग्स को यहाँ पे प्लांट किया जा रहा है। और ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो जीन MN सॉड है वो कहीं ना कहीं ये जो नई प्लांट सैपलिंग है इसको कोल्ड से बचाता है। ओके, अब सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अपोज किया जा रहा है। कौन से बेसिस पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अपोज किया जा रहा है? कि एक नई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जब दूसरे प्लांट स्पेशीज के साथ इंटरेक्ट करती है तो अनवांटेड और अनडिजायर्ड किस्म के कंसिक्वेंसेस निकल के आते हैं। लेकिन समझिए बात को, यहाँ पे जो जीएम रबर सैपलिंग आई है इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसका रीजन ये है कि इंडिया की कोई भी ऐसी प्लांट स्पेशी नहीं है जो कि नेचुरल रबर के साथ ब्रीड कर सके। तो जब रबर की प्लांटेशन होगी तो सिर्फ रबर की ही प्लांटेशन होगी, इसमें किसी और की प्लांट की प्लांटेशन नहीं होगी। तो इस बात के चांसेस बहुत कम है कि जो जीएम रबर सैपलिंग है वो किसी और प्लांट के अंदर अनडिजायरेबल इफेक्ट लेके आ सके। लेकिन ये तो देखिए प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स है, एक्चुअली में इफेक्ट आएगा नहीं आएगा ये तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम पता चलेगा। ये जो रबर कल्टीवेशन के अंदर इतनी शोध चल रही है, इसको फाइनेंशियल सपोर्ट हमारी इंडियन टायर इंडस्ट्री दे रही है, जो कि रबर में कहीं ना कहीं टायर इंडस्ट्री का तो काम आ ही जाएगा, टायर्स में तो रबर ही का इस्तेमाल होता है। अब रबर क्रॉप के बारे में बात की जाए तो एक ट्री होता है हैविया ब्रासिलेनेसिस, उसके लेटेक्स से ही ये रबर बनाई जाती है। ये जो रबर ट्री है ये बहुत तेजी से ग्रो करता है, 20 से 30 मीटर की ऊंचाई पे जाता है। भारत में पहली बार रबर प्लांटेशन को 1902 में लाया गया था, पेरियार नदी के किनारे केरला में ब्रिटिशर्स के द्वारा। रबर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करती है, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड में, और एनुअल रेनफॉल चाहिए 300 सेंटीमीटर की। तो इस प्रकार के जो टेम्परेचर हैं और इस प्रकार की जो बारिश है वो केरला जैसे स्टेट्स में बहुत मिलती है, इसलिए केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। रबर के लिए डीप, रिच और वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल चाहिए और 400 मीटर्स अबव सी लेवल का एलिवेशन चाहिए। तो थोड़ी बहुत माउंटेनियस टाइप की टोपोग्राफी हो जो कहीं ना कहीं केरला में मिल जाती है। और एक लेबर इंटेंसिव क्रॉपिंग है रबर, तो बहुत सारा स्किल्ड लेबर चाहिए प्लांटेशन के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए और प्रोसेसिंग के लिए। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और ब्राजील के बाद अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई रबर पैदा करता है तो वो इंडिया है। और इंडिया में सबसे बड़ा रबर का निर्माता स्टेट कौन सा है? तो केरला है।
केरला 6 लाख टन ऑफ रबड़ पैदा करता है। केरला के अंदर कोट्टायम, कोलम, एर्नाकुलम और कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट्स ये बहुत हद तक रबड़ को पैदा करते हैं। और कुछ स्टेट्स हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये भी रबड़ की खेती लंबे स्केल पे करते हैं। नेशनल रबर पॉलिसी लेके आई गई थी 2019 में, और इस नेशनल रबर पॉलिसी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस लाए गए जिसके थ्रू नेशनल रबर प्रोडक्शन सेक्टर को आगे बढ़ाने की बात की पूरी रबर इंडस्ट्री वैल्यू चेन को आगे बढ़ाने की बात की गई। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज लाई गई और कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। तो ये रबड़ के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। MnSOD जीन, मैंगनीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जीन याद रखिएगा। इस जीन की मदद से एक नए प्रकार का जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर सैपलिंग बनाई गई है, और ये रबर सैपलिंग ठंडे वेदर में खराब नहीं होगी। बनाया कहाँ गया इसको? रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनाया गया है, अंडर रबर बोर्ड। बहुत लंबे समय से इसके ऊपर एक शोध चल रही थी। अभी कहाँ पे प्लांटेड है? तो रबर बोर्ड्स सारूतरी रिसर्च आर्म ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ गुवाहाटी इन आसाम। तो अब फील्ड ट्रायल्स होंगे और फील्ड ट्रायल्स के बाद सरकार फाइनली डिसीजन लेगी कि किस हद तक इस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के थ्रू रबड़ को पैदा करना है। देखिए, जो टायर इंडस्ट्री है वो तो चाहती है कि बहुत मेजर स्केल पे इस्तेमाल करो, क्योंकि टायर इंडस्ट्री को बहुत मेजर अमाउंट में रबड़ की जरूरत पड़ती है। देखते हैं किस हद तक ये ग्राउंड लेवल पे इंट्रोड्यूस की जाती है। वैसे तो कहीं ना कहीं लोगों के डर को इस बात से शांत करने की कोशिश की गई है कि जो रबर प्लांट है वो किसी भी दूसरे प्लांट के साथ ग्रो नहीं करता, तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के जो इल इफेक्ट्स हैं वो किसी दूसरे प्लांट में नहीं जाएंगे। बट प्रिलिमिनरी अपने प्लांट को चलाने के लिए और बेचने के लिए ऐसे ऑब्जर्वेशंस दे दिए जाते हैं। एक्चुअली में दूसरे प्लांट पे इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ही पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको ये न्यूज़ काम आएगी। जनरल स्टडीज पेपर 3 में अवेयरनेस इन बायोटेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। वीडियो को लाइक और शेयर के बिना मत जाना। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन जरूर दबाइए।